हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केमिस्ट्री का एक बड़ा ही जबरदस्त और जोरदार चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक। तो हम लोग शॉर्टकट में इसको संकर यौगिक बुलाएंगे। कौन सा यौगिक बुलाएंगे? संकर यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब यह होता है कि जिसकी संरचना जटिल हो, जिसके बड़े बड़े, ठीक है, ढेर सारे परमाणु हो, ढेर सारे आयन्स हो, जिसमें ऐसे कंपाउंड को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहचान क्या है इसकी? पहचान है इसकी बड़ा डब्बा। पहचान क्या है? बड़ा डब्बा। अगर कहीं भी केमिस्ट्री में, वैसे तो बहुत से कंपाउंड हैं केमिस्ट्री में, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान है। तो अगर कहीं भी बड़ा डब्बा दिख जाए, यानी बड़ा डब्बा यानी जिसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, अगर ये दिख जाए तो समझ लेना कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। संकर यौगिक शॉर्टकट में हम लोग इसको बुलाएंगे और आप भी संकर यौगिक के नाम से इसको बुलाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं संकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये है K4FeCN6। अगर ऐसा कोई कंपाउंड अपने को मिले तो तुरंत समझ जाना कि ये कैसा कंपाउंड है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उपसह संयोजी यौगिक है, संकर यौगिक है, बर्नर संकर है, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कई नाम इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आइए परिभाषा भी जान लेते हैं इसकी। डिफिनीशन क्या है? इंट्रोडक्शन तो हो गया, परिभाषा क्या है? इनकी खासियत क्या होती है? तो इनकी खासियत ये होती है कि जब इन्हें जल में घोला जाता है, जब इन्हें जल आदि में घोला जाता है, अगर कभी भी इन्हें जल में घोलोगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नाम क्या है? अभी इसके पीछे मत परेशान रहना, नाम आगे बताया जाएगा। IUPAC इसका हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसका EAN निकालेंगे, BBD थ्योरी पढ़ेंगे, CFT थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज पढ़ना है फुल डिटेल में। तो जब इस कंपाउंड को जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है, पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है? FeCN का 6 के ऊपर आ जाएगा 4- और यहां भी क्या रहेगा? AQ। AQ मीन्स एक्वस। तो जब इस कंपाउंड को हम लोग जल में घोलते हैं, जब इस कंपाउंड को जल में घोला जाता है तो ये आयनों में ब्रेक तो होता है, मगर पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है। यह इसकी स्पेशलिटी है, ये इसकी पहचान है। तो डिफिनेशन कैसे लिखोगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकर यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। क्या है डिफिनेशन? संकर यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बना के रखते हैं, जलीय विलयन में अपनी पहचान बना के रखते हैं। यानी यहां भी बड़ा डब्बा था और यहां भी बड़ा डब्बा अभी बरकरार रह गया। ठीक है, अर्थात पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, पूरी तरह से आयनों में टूटते नहीं हैं। क्या है डेफिनेशन? संकर यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, या उपसह संयोजन यौगिक या बर्नर संकर ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जल में अपनी पहचान बनाए रखते हैं और पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। यानी अगर कोई पूछे क्या ये, अगर इसको हम जलीय विलयन में घोल दें तो क्या ये Fe2+ और CN- आयन का परीक्षण देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आगे इसको और टूटना चाहिए था, लेकिन आगे ये नहीं टूटा, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना के रखा। बात समझ में आई? तो वैसे तो ढेर सारे कंपाउंड है केमिस्ट्री में, मगर इसकी अलग पहचान है। ठीक है, अच्छा, अधिकतर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं इसे संकर लवण भी बोलते हैं। कक्षा 10 में हम लोग पढ़े थे लवण के प्रकार, तो उसमें एक लवण ये भी था, संकर लवण। संकर मतलब जिसे समझना बड़ा ही मुश्किल काम हो। भगवान शंकर को भी समझना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, बड़ा ही जटिल संरचना है। गंगा जी भी है, सांप भी है, डमरू भी है, त्रिशूल भी है, दुनिया भर की चीजों से वो लैस है, भूत भभूत और दुनिया भर का विष, मतलब जितना भी पोस्टमार्टम किया जाए कम है। तो वैसे इनकी भी संरचना जटिल होती, इसीलिए ऐसे कंपाउंड का नाम पड़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकर यौगिक। ठीक है, तो ये बात परिभाषा याद हो गया होगा।
एक बार फिर से सुन लेते हैं डिफिनीशन, परिभाषा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकर यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अर्थात पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन है इन कंपाउंड का। अच्छा, बनते किससे हैं? तो ये अधिकतर डी ब्लॉक के तत्वों से। कौन से तत्वों से? अधिकतर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो संकर यौगिक होते हैं, वो डी ब्लॉक के तत्वों से मिलकर बनते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा बनाते हैं, और इनको छोड़कर जितने भी ब्लॉक के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्व बहुत रेयरली बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात समझ में आई? अच्छा, प्रकृति में भी हमें खनिजों में, वनस्पतियों में, जंतुओं में ये धड़ल्ले से मिलता है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है लोहे का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, रुधिर का रंग लाल होता है, रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन भी Fe का क्या है? एक संकर लवण है। ठीक है, लोहे का। ऐसे पेड़ पौधों में पर्णहरित, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, पर्णहरित, ये भी क्या है? Mg का एक मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स लवण होता है। बात समझ में आई? जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो अधिकतर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बड़ा डब्बा वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा, ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व इनका फॉर्मेशन ज्यादा करते हैं। कैसे फॉर्मेशन किया जाता है अभी अपन लोग वो नहीं समझेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसमें इसका पोस्टमार्टम करेंगे ढंग से। तो ये बात डेफिनेशन समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं फिर थोड़ा सा, यही अपने पास कंपाउंड है, ये प्यारा सा कंपाउंड है K4FeCN6। अब इसमें हम लोग कुछ इसके टर्मिनोलॉजी समझते हैं, इसकी शब्दावली समझते हैं कि इसमें कौन क्या है। तो इसमें भी बड़ा लफड़ा है। ये जो आगे लिखा हुआ है इसको धनायन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? धनायन, कैटायन बोलते हैं इसको। अगर आगे कुछ मिला, लिखा मिले तो उसको अपन लोग धनायन कहेंगे। क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे, कैटायन कहेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है गुपचुप सा आदमी, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलते हैं। सीएम में बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसको, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ये बात याद रखे रहना। पूरे कंपाउंड के अंदर कौन क्या है, अगर ये बात पता रहेगा तो बीबीटी थ्योरी में कोई पॉइंट आएगा, सीएफटी थ्योरी में कोई पॉइंट आएगा, बर्नर का संयोजकता सिद्धांत वाले में कोई पॉइंट आएगा, तो बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु एक कंपाउंड में एक ही हो सकता है, ये बात पता रहना चाहिए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, केंद्रीय धातु परमाणु के आगे जो भी चीजें लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। ये और भी हो सकते हैं। यहां पर जैसे केंद्रीय धातु परमाणु तो एक ही होगा, मगर लिगैंड और भी हो सकते हैं। ठीक है, लिगैंड क्या है? लिगैंड सबर रखो। ठीक है, यहां पर ये जो नंबर लिखा है इसको बोलते हैं उपसंयोजन संख्या। क्या बोलते हैं? उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या बोलते हैं। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। सीएन लिखेंगे, शॉर्टकट में सीएन लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जनरली, हमेशा नहीं, ये बात ध्यान में रखना है, हमेशा ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ केस में, ज्यादातर केस में जो यहाँ अंक लिखा रहता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है 95% केस में। बट कुछ कंपाउंड में ये नहीं भी रहेगा, बताएंगे, पता चलेगा धीरे धीरे। जैसे EN लिखा हुआ है, C2O4 लिखा हुआ है, EDTA लिखा हुआ है, तो अब तब यहाँ अगर कुछ नंबर लिखा हुआ है तब वही आंख बंद करके नहीं बता देना है। बात समझ में आई? तो ये है कि क्या है? लिगैंड है, ये उपसंयोजन संख्या है। और ये जो चीज पूरा है, डब्बे में जो चीज है, अभी अभी देखे थे, पूरा डब्बा डिजोल्व नहीं हुआ था, ये पूरा डब्बा ही रह गया। हाँ, उसके ऊपर की जो मैल लगी हुई थी वो तो निकल गई आयनों में, लेकिन डब्बा नहीं गला, ये खासियत है। अच्छा, ये जो है ये चीज संकुल है, इसको क्या बोलेंगे? संकुल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
यही मेन है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये अंदर का पार्ट बड़ा ही सॉलिड है। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं संकुल। ये धनायनिक भी हो सकते हैं, ऋणायनिक भी हो सकते हैं। धनायनिक भी हो सकते हैं, ऋणायनिक भी हो सकते हैं। धनायनिक भी हो सकते हैं, ऋणायनिक भी हो सकते हैं। मौजूदा टाइम में क्या है अभी, तो अगर आगे कुछ लिखा है, अगर आगे धनायन लिखा है तो ये ऋणायनिक संकुल हो जाएगा। कैसा संकुल हो जाएगा? ऋणायनिक संकुल हो जाएगा। तो क्या पोस्टमार्टम हो गया पूरी तरह से इस कंपाउंड का? हाँ, चलिए एक और लिखते हैं। CrNH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस और यहां पर लिखा हुआ Cl2। ठीक है, अब यहां पर फिर अपन लोग समझेंगे, फिर इसमें देखेंगे एक बार और, ताकि पैठ बन जाए अपनी। ये कौन है? CMA है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? लिगेंड है। ये भी क्या है? लिगेंड है। अभी अभी बोले हैं दो तरह के लिगेंड हो सकते हैं, तो ये दो तरह के लिगेंड हैं। इसको एमीन बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं, नाम लिखवाया जाएगा। ये कौन सा लिगेंड है? साइनो लिगेंड है। ठीक है, ये साइनो लिगेंड है, ये एमीन है, उदासीन लिगेंड है, ये भी उदासीन लिगेंड है, एक्वा है। और ये पीछे अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको अपन लोग ऋणायन बोलते हैं, आयनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं, आयनायन। केंद्रीय धातु परमाणु एक कंपाउंड में संकर यौगिक में एक ही होते हैं। पहचान बड़ा डब्बा, पहचान इसकी क्या है? बड़ा डब्बा। ये क्या है? ये दोनों लोग क्या है? लिगेंड। अब यहाँ उपसा संयोजन संख्या का लफड़ा फंसेगा, तो उपसा संयोजन संख्या केवल 4 नहीं है, केवल 2 नहीं, बल्कि इनका एडिशन हो जाएगा। सबको देखना है, जितने भी लिगेंड है सबका नंबर जनरली हमेशा नहीं, जनरली। ठीक है, तो ये हो गया। अब और ये पूरा जो बड़े डब्बे में है इसको क्या बोलते हैं? संकुल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो अगर कभी भी संकुल बोला जाएगा यानी बड़े डब्बे के अंदर की कहानी मन में फीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये संकुल है, कॉम्प्लेक्स है। और ये क्यों संकुल है? तो कॉम्प्लेक्स तो है तो, लेकिन धनायनिक है कि ऋणायनिक? तो अब की बार ये कैसा हो गया? धनायनिक हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे ऋणायन बैठा हुआ है। पिछली बार ये ऋणायनिक था क्योंकि आगे धनायन बैठा हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट इज लिगेंड एंड व्हाट इज कैटायन एंड एनायन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जटिल संरचना वाले कंपाउंड हैं। तो इसमें और एक द्विक लवण होता है, डुअल सॉल्ट होता है, उसमें अंतर भी पूछता है। द्विक लवण, डुअल सॉल्ट। ठीक है, इनकी भी संरचना बहुत जटिल होती है, लेकिन इनकी खासियत क्या होती है? जैसे हम लोग लिखे मोहर लवण FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। देख रहे हो, भारी भरकम सा कंपाउंड, भारी भरकम सा कंपाउंड है। ये द्विक लवण है, बड़ा डब्बा इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, जल में घोलोगे, तो ये क्या हो जाते हैं? छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। यही अंतर है द्विक लवण में और इनमें। है दोनों ही जटिल, कॉम्प्लेक्स दोनों है, जटिल दोनों है, समझना मुश्किल है दोनों को, मगर ये अपनी पहचान जल में खो देता है और ये अपनी पहचान बना के रखता है। ये अंतर है। यानी अगर इसको जल में घोलोगे तो ये टूट जाएगा ऐसे, Fe2+ AQ में, SO4 2- AQ में, NH4 में बैलेंस कर लेना, NH4+ AQ में, और फिर प्लस 6H2O। यहाँ 2 से गुणा भी कर सकते हैं और ऐसे। ठीक है, तो ये अपनी पहचान पूरी तरह से खो दिए, छिन्न भिन्न कर दिए। यानी हम कह सकते हैं ये जो है द्विक लवण का जलीय विलयन जो है Fe का, SO4 का, NH4+ का परीक्षण देता है, लेकिन वो किसी का परीक्षण दे ये कोई मायने नहीं है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। क्या है द्विक लवण? तो द्विक लवण ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, मिट जाता है इनका पहचान, मिट जाता है इनका अस्तित्व। अर्थात क्या कह सकते हैं? ये पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है द्विक लवण में और किसमें? केंद्र संकर यौगिक में। बात समझ में आई? ठीक है, और भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, फिटकरी का एग्जाम्पल। तो ये इसमें आई होप समझ में आया होगा कौन क्या है।
परिभाषा क्या होती है, ग्रीक लवण से इसका अंतर क्या होता है, कौन से तत्व ज्यादा बनाते हैं और कौन से तत्व कम बनाते हैं, ये भी बात पता चला होगा। वनस्पतियों में, जंतुओं में, खनिजों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इसी वक्त बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने दो तरह के होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमको पढ़ना है, जिसे बर्नर शंकर भी बोलते हैं। अच्छा, इसके जनक कौन है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है अल्फ्रेड बर्नर को। बर्नर साहब, वो वाला बर्नर नहीं, अल्फ्रेड बर्नर ने काफी ज्यादा योगदान दिया इसमें, यानी वही इनके फादर माने जाते। बाकी और भी लिनियस पॉलिंग, बैथे और तमाम वैज्ञानिकों का जिक्र हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरह के होते हैं अपने, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक, हिंदी में भी होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक ही कहेंगे। होमोलेप्टिक किसे बोलते हैं, अगर एक ही प्रकार का लिगैंड जुड़ा हुआ हो तो उसे होमोलेप्टिक कहते हैं। अगर एक ही प्रकार का लिगैंड दिखे कंपाउंड में तो उसे होमोलेप्टिक कहेंगे। और एक से अधिक लिगैंड अगर कंपाउंड में दिखे तो उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और भी बुक से याद कर सकते हैं, या अभी धीरे धीरे जब IUPAC करेंगे तो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक का ढेर सारा एग्जाम्पल आप पता कर पाएंगे। समझने के लिए बस एक एग्जाम्पल काफी है। क्या है हेटेरोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक में दो या दो से अधिक लिगैंड रहते हैं। होमोलेप्टिक में केवल और केवल एक लौता लिगैंड रहता है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ है खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और बारीकी से चीजों को समझ सकते हैं कौन क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिगैंड। क्या पढ़ेंगे, लिगैंड्स। लिगैंड्स क्या है, लिगैंड्स हिंदी में भी लिगैंड्स, इंग्लिश में भी लिगैंड्स ही बोला जाता है। क्या है, वह परमाणु या परमाणु समूह, वह परमाणु या परमाणु समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, पावर रखते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, लिगैंड। वह परमाणु या परमाणु समूह या ऐसे परमाणु या परमाणु समूह, कोई अकेला एटम भी हो सकता है, पूरे एटम का ग्रुप भी हो सकता है। तो वह परमाणु या परमाणु समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को यानी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाते हैं, लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है, लिगैंड कहलाते हैं। ये अकेला सिंगल परमाणु भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन देता है, आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन युग्म यानी पेयर में इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ। तो कल हम लोग पढ़ेंगे उदासीन लिगैंड और धनायनिक लिगैंड, ऋणायनिक लिगैंड। तो इसमें इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।